अमृत भारत स्टेशन योजना। केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक नई नीति तैयार की है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इसमें से सर्वाधिक 156 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 126 रेलवे स्टेशन तथा पश्चिम बंगाल 98 रेलवे स्टेशन का स्थान है। बिहार के कुल 92 रेलवे स्टेशन इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य: 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। ज्ञातव्य है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तृत हैं। प्रमुख राज्यों में इन रेलवे स्टेशनों का वितरण निम्नवत है: उत्तर प्रदेश 55, राजस्थान 55, बिहार 49, महाराष्ट्र 44, पश्चिम बंगाल 37, मध्य प्रदेश 34, असम 32, ओडिशा 25, पंजाब 22, गुजरात 21, तेलंगाना 21, झारखंड 20, आंध्र प्रदेश 18, तमिलनाडु 18, हरियाणा 15, कर्नाटक 13 आदि। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI को वर्ष 2010 से ही शामिल किया जाता रहा है। यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला गैर मुद्रीय गरीबी सूचकांक है। इसके तहत 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर के आधार पर बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। स्मरणीय तथ्य: 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण है। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर आधारित है। इस रिपोर्ट में राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें NFHS 4 2015-16 एवं NFHS 5 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी में हुए परिवर्तनों को भी दर्ज किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट में 36 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार NFHS-4 एवं NFHS-5 के मध्य सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ मतलब कि 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। समान अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश 3.43 करोड़, बिहार 2.25 करोड़, मध्य प्रदेश 1.36 करोड़। वर्ष 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 24.85% थी, जो वर्ष 2019 से 21 में घटकर 14.96% हो गई है। स्पष्ट है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में 9.89% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 32.59% वर्ष 2015-16 से घटकर 19.28% वर्ष 2019-21 हो गई है। समान अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2019-21 के मध्य भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य 0.117 से घटकर 0.066 हो गई है। सद्य रिपोर्ट से यह प्रदर्शित होता है कि भारत वर्ष 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पहले ही SDG लक्ष्य 1.2 बहुआयामी गरीबी में न्यूनतम आधे की कटौती को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। राष्ट्रीय MPI 2023 सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य यह कंपेयर किया गया है 2015-16 को 2019-21 से, 2019-21 को 2015-16 से। तो बिहार की स्थिति देखिए 2015-16 में कितनी थी, 51.89 थी और 19-21 में 33.76 हुई। झारखंड में 15-16 में 42.10 थी, जो कि 19-21 में 28 से 28.81 हुई। 15-16 में 32.54 और 19-21 में मेघालय का 27.79। उत्तर प्रदेश का 15-16 में 37.68 और 19-21 में 22.93। मध्य प्रदेश का 15-16 में 36.57 और 19-21 में 20.63 हुई। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या 0.55% वाला राज्य है। वर्ष 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में बहुआयामी जनसंख्या सर्वाधिक 9.21%, जबकि पुदुचेरी में सबसे कम 0.85% है। बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान में दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 एवं 19-21 के मध्य बहुआयामी गरीब जनसंख्या में कमी। शीर्ष 5 राज्य बिहार में 18.13, मध्य प्रदेश में 15.94, उत्तर प्रदेश में 14.75, उड़ीसा में 13.65, राजस्थान में 13.5 है। मतलब कि इतनी कमी आई है 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में इतने % की कमी आई है। ये राज्यवार यहाँ पे सारणी दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले। अब यूपी का स्पेसिफिक दिया हुआ है 2019-21 में। बहराइच का बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 54.44 है। श्रावस्ती में 49.62 है और बलरामपुर में 41.55 है। बदायूं में 40.37 है। सीतापुर में 40.15 है। गाजियाबाद में 6.93 है और लखनऊ में 8.48 है। कानपुर नगर में 9.11 है। गौतमबुद्ध नगर में 12.16 है। हापुड़ में जो है 12.60 है। नोट: वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुआयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक कमी 29.64 दर्ज की गई है। वैभव फेलोशिप योजना: अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह प्रवासी एवं निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था। इसी क्रम में 28 फरवरी 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। स्मरणीय तथ्य: भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने हेतु 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है। यह फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न हैं। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र में सुधार करना है। चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 ज्ञान कार्यक्षेत्रों में काम करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिनमें प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं: क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल विज्ञान, डाटा विज्ञान, फोटोनिक्स, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान। वैभव फेलोशिप सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे और एक वर्ष में 2 माह एवं अधिकतम 3 वर्षों तक उस संस्थान से संबद्ध रह सकते हैं। वैभव फेलो अपने भारतीय समकक्षों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविधियां प्रारंभ करने में मदद करेंगे जिससे वह संबद्ध हैं। माहिर मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च: देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अत्याधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान संचालित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के दृष्टिगत हाल ही में माहिर नामक मिशन को लॉन्च किया गया। स्मरणीय तथ्य: जून 2023 में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च नामक एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया। माहिर का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस मिशन को वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2027-28 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु तैयार किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। मिशन की संरचना द्विस्तरीय है जो निम्नलिखित है: शीर्ष समिति।
शीर्ष समिति इस मिशन के तहत निर्मित होने वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर विचार विमर्श करेगी एवं अनुसंधान प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी। तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति। यह समिति अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान, संभावित प्रौद्योगिकियों की सिफारिश एवं अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी करेगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA की अध्यक्षता द्वारा की जाएगी। इस मिशन का सचिवालय बेंगलुरु में स्थित है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। इस सूचकांक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानदंडों पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मापन करना है। स्मरणीय तथ्य: 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 5वां संस्करण है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्य: केरल 63 अंक, पंजाब 57.5 अंक, तमिलनाडु 56.5, मध्य प्रदेश 56, उत्तर प्रदेश 52.5। बड़े राज्यों में बिहार 19वें स्थान, कुल अंक 20.5 पर है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 छोटे राज्य: गोवा 51, मणिपुर 40 और सिक्किम 39.5। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 14.5 अंकों के साथ मिजोरम अंतिम स्थान पर है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू और कश्मीर 59.5, दिल्ली 49.5, चंडीगढ़ 45। इस श्रेणी में लक्षद्वीप कुल अंक 4 अंतिम स्थान पर है। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक को डिजाइन किया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। PGI राज्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रथम संस्करण के जारी होने के बाद से अब तक इसमें शामिल कई संकेतक समाप्त एवं निरर्थक हो चुके हैं। अतः वर्ष 2021-22 के लिए PGI राज्य संघ राज्य क्षेत्र की संरचना को संशोधित किया गया है और इसका पुनर्नामकरण PGI 2.0 के रूप में किया गया है। स्मरणीय तथ्य: PGI 2.0 के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय ग्रेडिंग प्रदान की गई है। PGI 2.0 के तहत राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया है। उच्चतम ग्रेड दक्ष है, जो कुल 1000 अंकों में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य केंद्रशासित प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 है, जो 460 तक अंक प्राप्त करने वाले राज्य केंद्रशासित प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। PGI 2.0 में किसी भी राज्य केंद्रशासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। PGI 2.0 में केवल 2 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों यथा पंजाब एवं चंडीगढ़ को प्रचेस्ट 2 स्कोर रेंज 641 से 700 ग्रेड प्राप्त हुआ है। PGI 2.0 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को प्राप्त ग्रेड 2021-22 ग्रेड
दक्ष, संबंधित ग्रेड प्राप्त करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। दक्ष कोई नहीं, उत्कर्ष कोई नहीं, अति उत्तम कोई नहीं, उत्तम कोई नहीं, प्रचिष्ट 1 कोई नहीं, प्रचिष्ट 2 चंडीगढ़ एवं पंजाब, प्रचिष्ट 3 गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी और तमिलनाडु। आकांक्षी 1 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। आकांक्षी 2 असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। आकांक्षी 3 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 से की गई थी। 15 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। स्मरणीय तथ्य 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की। यह इंडिया रैंकिंग्स का 8वां संस्करण है। इसमें निम्न 5 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। समग्र ओवरऑल कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान एवं नवाचार। साथ ही कुल 8 विभिन्न विषयों में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। इंडिया रैंकिंग 2023 में पिछले संस्करण की तुलना में निम्न 3 विशिष्ट बदलाव किए गए हैं। पहला, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक एक नए विषय को शामिल किया गया है। नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई है। वास्तुकला नामक विषय के दायरे में विस्तार किया गया है। समग्र श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष 2019 से 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया रैंकिंग 2023 शीर्ष 5 संस्थान IIT मद्रास, शहर चेन्नई, स्कोर 86.69। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 83.09। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली 82.16। IIT बॉम्बे मुंबई 81.28। IIT कानपुर 77.23। इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के केवल एक संस्थान IIT कानपुर 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। समग्र श्रेणी में बिहार स्थित IIT पटना को 66वीं रैंक, स्कोर 49.79 प्राप्त हुई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक को विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज श्रेणी में शीर्ष संस्थान मिरांडा हाउस दिल्ली। अनुसंधान श्रेणी में शीर्ष संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नवाचार श्रेणी में शीर्ष संस्थान IIT कानपुर। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग विषय में शीर्ष संस्थान IIT मद्रास। प्रबंधन विषय में शीर्ष संस्थान IIM अहमदाबाद। फार्मेसी विषय में शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। चिकित्सा विषय में शीर्ष संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। दंत चिकित्सा विषय में शीर्ष संस्थान
सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई, तमिलनाडु। विधि विषय में शीर्ष संस्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु। वास्तुकला एवं नियोजन विषय में शीर्ष संस्थान IIT रुड़की। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विषय में शीर्ष संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। नए संसद भवन का उद्घाटन। औपनिवेशिक युग के दौरान अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविदों एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। इसका उद्घाटन वर्ष 1931 में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय, बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित, के साथ साथ इंडिया गेट स्मारक और राजपथ, आधिकारिक नाम कर्तव्य पथ, के दोनों ओर नागरिक उद्यान शामिल थे। भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक संसद भवन सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित है। स्मरणीय तथ्य: 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल भी स्थापित किया। नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है। त्रिभुजाकार में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस भवन के 3 मुख्य प्रवेश द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों हेतु कुल 888 सीटों की क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा हाल में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। इसके बाद ही नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थित है। इसके साथ ही संसद भवन में सेंगोल की स्थापना। सेंगोल नाम सुने होंगे, बहुत ही चर्चा का विषय था। 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया। इस सेंगोल को एक तमिल अधीनम धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। वर्ष 1947 में पंडित नेहरू को प्राप्त सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। सन 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई। वर्ष 1947 के उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। उड़ान 5.2 वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की गई थी।
राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना है। उड़ान का पूर्ण रूप है उड़े देश का आम नागरिक। अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ। अप्रैल 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये चरण थे उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0 तथा उड़ान 4.0। स्मरणीय तथ्य: उड़ान योजना के 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की थी। इस चरण का उद्देश्य देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना है। 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई है। उड़ान 5.1 योजना का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। 15 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो, मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उड़ान 5.2 योजना और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। हेली शिखर सम्मेलन 2023 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ज्ञातव्य है कि उड़ान 5.2 योजना श्रेणी 1A 9 सीट और श्रेणी 1 20 सीटें जैसे छोटे विमानों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। कर्नाटक की 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 24 मई 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव करवाने की घोषणा की गई। राज्य में मतदान 10 मई 2023 को संपन्न हुआ, जबकि मतगणना 13 मई 2023 को संपन्न हुई। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। इनमें से 36 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 15 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 73.19% मतदान दर्ज किया गया। यह कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अब तक के इतिहास में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। स्मरणीय तथ्य: 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम घोषित किए गए। परिणामों के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत हासिल किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 के बाद से कर्नाटक की जनता ने चुनावों में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान नहीं किया है। वर्ष 2023 के चुनावों में भी यही प्रवृत्ति जारी रही। 20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति KPCC के अध्यक्ष DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 कुल 224 सीटें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 135 सीटें, 42.88% वोट। भारतीय जनता पार्टी 66 सीटें, 36% वोट। जनता दल 19 सीटें,
13.29% वोट। बाकी निर्दलीय 2 सीटें और कल्याण राज्य प्रगति पक्ष 1 सीट और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष 1 सीट। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23। वर्ष 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और एनसीबी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्मृति तथ्य: 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन जब्त किया है। समझ रहे हैं ना? 2500 किलो मेथम्फेटामाइन जब्त किया है। यह देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। ध्यातव्य है कि एनसीबी ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की है। मेथम्फेटामाइन एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मेथम्फेटामाइन मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा बढ़ा देता है। ज्ञातव्य है कि डोपामाइन शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। स्वर्ण अर्धचंद्र एवं स्वर्ण त्रिभुज। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। ये 2 क्षेत्र हैं, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज एवं पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस आते हैं। वहीं स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान आते हैं। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई है। इस संबंध में वर्ष 2022 में ही चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ था। स्मरणीय तथ्य: 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय वायुसेना आईएएफ के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। यह भारतीय युवाओं को आईएएफ से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस विरासत केंद्र के माध्यम से आईएएफ की लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया जा रहा है। मणिपुर हिंसा। मणिपुर 3 राज्यों यथा नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मणिपुर में 16 जिले हैं, परंतु आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी जिलों की संख्या 5 और ये राज्य के 90% क्षेत्र को आच्छादित करते हैं, जबकि घाटी जिले राज्य के मात्र 10% क्षेत्र में ही विस्तृत है। जो घाटी है वो घाटी जिले जो हैं। मणिपुर में निवास करने वाले प्रमुख जातीय समूहों में मैतेई, नागा और कुकी-चिन शामिल हैं। मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि नागा और कुकी-चिन जनजातीय पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। स्मरणीय तथ्य: मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने को
करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मैतेई समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या अनुसूचित जाति एससी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। उच्च न्यायालय के इस निर्देश के विरुद्ध अखिल जनजाति छात्र संघ मणिपुर द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। गौरतलब है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, परंतु संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद उनका यह दर्जा छीन गया। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग 4 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इस आयोग के अध्यक्ष हैं। इस आयोग के 2 अन्य सदस्यों में शामिल हैं पूर्व IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास, पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर। मैतेई को एसटी का दर्जा के विरोध में लोगों का तर्क है कि मैतेई शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अग्रणी हैं, अतः उन्हें एसटी का दर्जा दिए जाने पर वर्तमान में एसटी का दर्जा प्राप्त समुदाय को आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही एसटी का दर्जा प्राप्त होने पर मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भी भूमि क्रय कर सकेगा। इससे वर्तमान जनजातीय समूह अपने क्षेत्र की भूमि से वंचित हो जाएंगे। मणिपुर में शांति समिति का गठन 10 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद और विभिन्न जातीय समूह के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का अधिकार क्षेत्र राज्यों के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी पक्षों समूहों के बीच बातचीत शामिल है। मणिपुर शांति समझौता 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ने UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह प्रथम अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने पर सहमत हुआ है। ज्ञातव्य है कि UNLF घाटी स्थित मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है। ज्ञातव्य है कि UNLF का गठन वर्ष 1964 में हुआ था। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। इसका उद्देश्य भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। सद्य सर्वेक्षण वर्ष 2011 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुसरण में किया गया है। स्मरणीय तथ्य: 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। फर्म स्तरीय सर्वेक्षण। दूसरा, नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली।
फर्म स्तरीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया को एक सूचकांक में परिवर्तित किया गया है, जिसे भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक नाम दिया गया। इस सूचकांक में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना तथा तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं, जबकि बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। बड़े राज्यों की रैंकिंग। शीर्ष 3 राज्य एवं उत्तर प्रदेश। पहला कर्नाटका 33.41, दूसरा तेलंगाना 32.86, तीसरा तमिलनाडु 32.54। आठवां रैंकिंग उत्तर प्रदेश 29, स्कोर जो है 29। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड स्कोर 31.72 शीर्ष स्थान पर तथा उत्तर पूर्वी राज्य असम को छोड़कर अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव 32.88 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि जम्मू और कश्मीर इसी श्रेणी में 26.29 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवासित है। हालांकि वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना संचालित की गई है। यह गणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं। स्मार्टीय तथ्य। अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई। जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास करना है। गणना के फलस्वरूप अखिल भारतीय और राज्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। देश में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं, जिसमें से 23,55,055 यानी कि 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 69,485 2.9% शहरी क्षेत्रों में हैं। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम हैं। जल निकायों की संख्या देखिए, पश्चिम बंगाल शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे शहरी क्षेत्रों में तमिलनाडु है और ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तीसरे में शहरी क्षेत्रों में केरल है और ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और शहरी क्षेत्रों में यूपी का नंबर चौथा है और ग्रामीण क्षेत्रों में चौथे नंबर पे उड़ीसा है। 5वें नंबर पे शहरी क्षेत्रों में त्रिपुरा और ग्रामीण क्षेत्रों में असम। कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित एवं 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं। उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या 2,45,087 दर्ज की गई है, जिसमें से 2,40,139 मतलब कि 97.98% ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष 4,948 2.02% शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य। जल बजट किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले एवं उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापक है।
यह किसी जलकुंड या जलभृत के संदर्भ में आपूर्ति के सभी स्रोतों तथा संबंधित मोचन के मूल्यांकन का एक साधन है। यह एक ऐसा मूलभूत उपकरण है जो एक प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति एवं उसके बहाव के मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है। जल बजट का उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोतों के विकास को प्रबंधित करने हेतु किया जा सकता है। स्मरणीय तथ्य: 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया। भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 22-24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क, अमेरिका में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की सह मेजबानी ताजिकिस्तान एवं नीदरलैंड द्वारा की गई। वर्ष 1977 के अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। चिकित्सा उपकरणों का व्यापक वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है: इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूसरा प्रत्यारोपण, तीसरा उपभोग्य एवं डिस्पोजेबल, चौथा सर्जिकल उपकरण एवं पांचवा इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक। भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। स्मरणीय तथ्य: अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान के 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम विश्व भर में पुस्तक ग्रामों का पठन पाठन, लेखन एवं पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुस्तक ग्राम एक शांतिपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण का सृजन करते हैं जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा। यह कार्य गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से किया जाएगा। पुस्तक ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत अरगम गांव एक अनूठा गंतव्य होगा, जहां आगंतुक जम्मू और कश्मीर के प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य व इतिहास में समाहित होकर यहाँ की लोक संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। ज्ञातव्य है कि हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। यह वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, यूके में स्थित है। मई 2017 में भिलार गांव, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, को देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी। अप्रैल 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है, जबकि दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों यथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में विस्तृत है।
यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। गौरतलब है कि वर्तमान में यह पर्वत श्रृंखला अपक्षय एवं अपरदन के कारण अपशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन, मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई। स्मरणीय तथ्य: हाल ही में भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। यह वानिकी के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल हैं, जहां लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इस परियोजना के तहत वनरोपण, पुनः वनीकरण और जल स्रोतों की बहाली के माध्यम से न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27। खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है। इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीयक स्तर का है। स्मरणीय तथ्य: हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अगले 5 वर्ष तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक प्रभावी रहेगा। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। चुनाव चिन्ह, आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हैं और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा। स्मरणीय तथ्य: 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया।
उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं CPIM, नेशनल पीपुल्स पार्टी और ये छठा जो है आम आदमी पार्टी। इस राष्ट्रीय दल वाली जितनी पार्टियां हैं वो यही हैं 6। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम VVP की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिट-पुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। स्मरणीय तथ्य: अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबितु में लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 4 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए। स्मरणीय तथ्य: 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये 3 राज्य मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा हैं। मेघालय: 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।
प्रिस्टून टाइन सांग तथा स्निआवभलंगधर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नागालैंड 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि उकुलूटे निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। वर्ष 2023 के चुनावों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने प्राप्त की। ये दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई हैं। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहतुओनुओ क्रूस भी पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुईं। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। टीआर जेलियांग तथा यानथुंगो पैटन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। 20 मार्च 2023 को सेरिंगेन लोंगकुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरा 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मणिक शाह ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। स्मृति तथ्य 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य तथा छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है।
IJR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटका 6.38 अंक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान 18वीं रैंक पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम 7वें स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग। शीर्ष 3 राज्य: कर्नाटका 2022 रैंक 1, पुलिस 2, जेल प्रणाली 2, न्यायपालिका 2 और कानूनी सहायता 2। तमिलनाडु में रैंक 2, पुलिस 6, जेल प्रणाली 1, न्यायपालिका 1 और कानूनी सहायता 12। तेलंगाना में ये तीसरी रैंक है, पुलिस 1, जेल प्रणाली 3, न्यायपालिका 5 और कानूनी सहायता 5। अंतिम 3 राज्य, ये शीर्ष 3 राज्य थे, ये अंतिम 3 राज्य में बिहार 16वां रैंक, 16 पुलिस, जेल प्रणाली 9, न्यायपालिका 16, कानूनी सहायता 16। पश्चिम बंगाल 17वां रैंक, पुलिस 18, जेल प्रणाली 13, न्यायपालिका 18 और कानूनी सहायता 15। उत्तर प्रदेश 18वां रैंक, पुलिस 15, जेल प्रणाली 17, न्यायपालिका 15 और कानूनी सहायता 18। MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान एवं 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान हैं। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्मरणीय तथ्य: 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास पोत की लंबाई
62.5 मीटर एवं चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है जो अधोलिखित है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एवं मलयालम। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। स्मरणीय तथ्य: फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं। वाहन क्रय ऋण से संबंधित निर्णय, चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। ध्यातव्य है कि इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के जीवंत प्रतिलेखन सेवा की शुरुआत की गई। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SSS हुबली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है जो हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में स्थित है। स्मरणीय तथ्य: 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। विश्व के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म। पहले नंबर पे हुबली जंक्शन, कर्नाटक 1507 मीटर। दूसरे पे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 1366.33। तीसरे पे कोल्लम जंक्शन, केरल 1180.5। चौथे पे खड़गपुर जंक्शन, पश्चिम बंगाल 1072.5। पाँचवें पे स्टेट स्ट्रीट सबवे, शिकागो, अमेरिका का 1067.1। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को
तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले यथा बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य: 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं हैं। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। स्मरणीय तथ्य: 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों की 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम, जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। स्मरणीय तथ्य: 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य: भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। अगस्त 2023 में भारत सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा के दायरे में विद्युत अपघटन आधारित और बायोमास आधारित दोनों प्रकार की हाइड्रोजन उत्पादन विधियों को शामिल किया गया है।
भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन न होता हो। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटलीकरणकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। स्मरणीय तथ्य: जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया। इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और उसे डिजिलॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट वर्षा जल, अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। स्मरणीय तथ्य: 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिट तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिट तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। फाइटोरिट अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना तृतीय के तहत किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। 11 जनवरी 2023 को TPREL एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। स्मरणीय तथ्य: विवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा।
जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। स्मरणीय तथ्य 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। स्मार्ट कार्यक्रम स्मार्ट का विस्तारित रूप स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटेस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि NCISM एवं CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सकीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत केन्या केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो 4-6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। सितंबर 2022 में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। सद्यः यात्रा के दौरान केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। साथ ही भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की। सद्यः यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य निम्न 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला, खेलों में सहयोग पर, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर। तीसरा, वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। चौथा, भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पाँचवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय DUK के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत तंजानिया। अब
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। यह तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। साथ ही यह G20 समूह में अफ्रीकी संघ में के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। तंजानिया की राष्ट्रपति की सद्य यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने पर सहमत हो गए। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु एक 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी है। उल्लेखनीय है कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित हुआ था। भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने फरवरी 2024 में सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरज कुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया है। सद्य यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। सद्य यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। तंजानिया की राष्ट्रपति की सद्य भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुए। 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। सद्य यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। भारत यूएई 15 जुलाई 2023 को अपनी यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुँचे। सद्य यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 UNFCCC COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जबेर से मुलाकात की। ज्ञातव्य है कि यूएई की अध्यक्षता में UNFCCC COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई में किया गया। 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जावेद अल नाहयान के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई।
इस यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं ज्ञान विभाग, अबू धाबी और आईआईटी दिल्ली के मध्य एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना करना है। उल्लेखनीय है कि आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि आईआईटी मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अच्छा, आईआईटी मद्रास का विदेशी परिसर जंजीबार, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई। 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। 13 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं। सद्य यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। बैस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की एक 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बैस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके पूर्व वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बैस्टिल डे परेड में प्रतिभाग किया था। मार्सेय, फ्रांस में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई, जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस को खोलने की घोषणा की गई। भारत के यूपीआई के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी है। इस हेतु भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड तथा फ्रांस के लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इसके तहत फ्रांस एवं यूरोप के मध्य भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा। फ्रांस में भारत के यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई। भारत मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 से 25 जून 2023 के मध्य मिस्र की राजकीय यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा थी। साथ ही यह वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र यात्रा भी थी। भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। ज्ञातव्य है कि दार अल इफ्ता इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है।
25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य काहिरा स्थित अल इतिहादिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। दोनों नेताओं के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाने के लिए समझौता हस्ताक्षरित हुआ। 25 जून 2023 को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। भारत अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से 24 जून 2023 के मध्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा संपन्न की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व 6 बार अमेरिका का दौरा किया है, लेकिन ये सभी यात्राएं द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु ही संपन्न हुई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सद्य अमेरिका यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई। 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यह योग सत्र ऐतिहासिक रहा और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा संबोधन था। इसके पूर्व उन्होंने 6 सितंबर 2016 में अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री की सद्य अमेरिका यात्रा के दौरान 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया। उल्लेखनीय है कि आर्टेमिस समझौता मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते के 8 संस्थापक देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके एवं अमेरिका हैं। यह समझौता ऐसे सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को दिशा प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। ज्ञातव्य है कि इसरो एवं नासा भूविज्ञान अध्ययन हेतु निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का नवीनतम भागीदार देश बन गया है। ज्ञातव्य है कि एमएसपी का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। भारत के अतिरिक्त 12 अन्य देश भी एमएसपी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ और भी एमएसपी में भागीदार है। 21 जून 2023 को वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र को लॉन्च किया गया। इंडस एक्स को लॉन्च किया गया। इंडस एक्स विश्वविद्यालयों, इक्यूबेटर, कॉरपोरेट विचार मंच और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है।
यह दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी, नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन को सुगम बनाएगा। अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। ये वाणिज्य दूतावास बेंगलुरु एवं अहमदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी।